जी सामिद और रमन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न सीरीज। ये सीरीज जो मैंने और फराज ने स्टार्ट की है, इसमें हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट मास्टरी कोर्स से या ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स से जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, उसके बाद जो उनकी जर्नी इस टाइम चल रही है, जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं या अगर कोई फेलियर्स भी हैं तो वो यहाँ पे आके अपनी जर्नी के हमारे साथ डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा बताते हैं कि ओवरऑल जो है उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं, दिस इज हारिस वसीम, और इन्होंने सीएफए भी किया हुआ है और फाइनेंस इंडस्ट्री से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे मैंने इनको इनवाइट किया है। उनका एक माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एक पोर्टफोलियो चल रहा है जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और इन्होंने जो मुझे रिटर्न्स दिखाए हैं वो भी माशाल्लाह काफी जबरदस्त है। सो आज इनके साथ डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल क्या जर्नी रही और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की थी, सो कोर्स से कैसे उनको फायदा हुआ और अब जाके उनको कैसे रिटर्न्स बने। जी हर्ष भाई, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बता दें। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। और इट्स एन ऑनर कि मैं आज आपके शो का पार्ट हूँ। देखता रहा हूँ लर्न टू अर्न वाली सीरीज़, और मेरे लिए बड़ा ऑनर है। और बहुत-बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस में बीएससी किया था, बीएससी फाइनेंस ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से बैक इन लाइक 2012। उसके बाद मैंने सीएफए किया। उस वक़्त इतना ज़्यादा रुझान नहीं था सीएफए का, लेकिन और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द दोज़ के जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया। और उसके बाद से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो पहला शेयर मैंने लिया था लाइक इन 2014। तो उस वक़्त ये था कि आज भी वैसे तो वो चीज़ मौजूद है कि एक रिस्क अवर्स एक तरह का था मैं। तो मैंने ये निशात, एफएफसी, इस तरह के जो डिफेंसिव सेक्टर्स के हैं, जो डिविडेंड यील्ड्स वाले स्टॉक हैं, जिनको पता है कि आपने इतना ज़्यादा मतलब करेक्शन उसमें नहीं आती इतनी ज़्यादा, तो वो मैंने उस तरह के सेफ साइड पे पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने खुद भी इतना एक्टिवली करना ही नहीं था। लेकिन ओवर द टाइम कुछ मैंने फिर अपने कुछ पर्सनल बिज़नेसेस किए थे, तो मैंने अपनी पोज़ीशंस ऑफलोड कर दी। तो कुछ फंड्स वगैरह की उसमें मूवमेंट चाहिए थी, तो वो मैंने फिर उस छोड़ दिया कुछ अरसे के लिए। तो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, डेढ़ 2 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा टाइम था कि अप ट्रेंड मार्केट थी, तो मार्केट की फोर्सेस ने भी मेरा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये तो आपने अभी रिसेंटली जो बैकग्राउंड की जर्नी, थोड़ा सा फर्स्ट स्टॉक्स के बारे में भी आपने बता दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको सीएफए के बारे में पूछता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सीएफए चार्टर होना एक बहुत बड़ी बात है। माय वाइफ इज आल्सो सीएफए चार्टर, और जो लास्ट हमारा लाहौर में मीटअप हुआ था, तो आपने मुझे बताया भी था कि पूरे पाकिस्तान से में तकरीबन 550 सीएफए टोटल। 524, 530, 500, हाँ जी, 530 के करीब है। सो ये दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू जी, जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है। एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली तो आपको, आपके जी। आपको भी और आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। पहली दूसरी बात ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करना है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं कि सीएफए जब आप यहाँ पे जब आप करते हो, तो मैंने कई दफा देखा है कि बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट में फिर भी नहीं आ रहे होते, या कोशिश करते हैं कि बाहर चले जाएं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली साइड पे चले जाओ, कॉर्पोरेट बैंकिंग वाली साइड पे चले जाएं, फिर भी इन्वेस्टमेंट वाली साइड नहीं हो रही थी। तो इसकी कोई रीजन है कि क्या 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 सिनेरियो है, क्या माइंडसेट होता है? सर, असल में पाकिस्तान में जो हमारे इसकी ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें, तो स्टॉक्स में, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बगैर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जब आप कुछ चीज़ सीख के करेंगे, तो एक ना उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस तब काम आता है जब मार्केट्स थोड़ी-सी करेक्शन ले रही हों, और थोड़ा-सा जब मार्केट्स में एक चौकी-सी मार्केट्स हो जाती हैं, तब आपको ज़्यादा ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्फिडेंस होता है, नहीं ये मार्केट्स वापस आएँगी इसी जगह पे। तो होता क्या है कि इस लैक ऑफ लिटरेसी की वजह से कई लोगों ने सिर्फ़ हेयर एंड से पे ये काम किए होते हैं, और वो जो है अपनी फैमिलीज़ में और अपने दोस्तों में इन्होंने ये चीज़ें मशहूर की होती हैं कि ये काम जो है ना, तो काफ़ी रिस्की है, काफ़ी वोलेटाइल है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये बिज़नेसेस में ही पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान के एस्टेब्लिश्ड बिज़नेसेस में, जो हाई मार्केट कैप के बिज़नेसेस में ही आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से जो फैमिलीज़ का एक्सपोर्ट भी नहीं होता उसमें, कि अगर आपने एक उठा के आप अपने ब्रेड एंड बटर के लिए आप इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर दें, तो वो आपको आपको सपोर्ट नहीं मिलती वहाँ पे फैमिलीज़। तो वहाँ पे लोग फिर थोड़ा-सा घबराते हैं कि यार अगर करना भी है, तो एक साइड मनी, चलो किसी लेटर ऑन इन लाइफ जाके कहीं के साइड एक उसमें लगा देंगे। अदरवाइज़ ये इसको हम फुल फ्लेज प्रोफ़ेशन नहीं बनाएँगे, ठीक है? इस वजह से स्टॉक्स बिल्कुल। में काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि अभी भी एक अपॉर्च्युनिटी है कि अभी भी जैसा अपट्रेंड चल रहा है, आना चाहिए लोगों को और सीख के आना चाहिए। ये जो हेयर एंड से वाला कल्चर है ना, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है।
तो उसका जो एक फाइनेंशियल मोटिव्स कुछ पीछे से मोटिव्स कुछ और होते हैं और सारे जो इस तरह कर रहे जो लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुए हैं इस तरह। तो लिटरेसी देखिए सीएफए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो जो सीखा था, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ भी जो अटैच होके जो सीखा है उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये रीज़न है, मुझे तो यही समझ में आती है कि ये एक रीज़न है जो कि एक हमारा जो एक पूरा जो सोशल एनवायरनमेंट है ना, वो उस चीज़ को एनकरेज नहीं करता, ठीक है? ये एक मैं बहुत बड़ी रीज़न समझता हूँ जिसकी वज़ह से जो कुछ लोग अच्छे फाइनेंस बैकग्राउंड के साथ मतलब अपने आप को कर भी लेते हैं, वो आते ही नहीं है इस फ़ील्ड में, डरते हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो कोई एक वो कल्चर बना हुआ ना, देखिए वो आप जब शुरू से एक ग्रो ग्रो कर रहे होते हैं तो आपने कभी सीखा ही नहीं होता कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंपनी को देखना है, या अपने ही अगर फादर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वो कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कंपनीज लिस्ट होती हैं वो बेसिकली पैसा रेज करने के लिए होती है, तो वो सारे सिनेरियो हमने शुरू से समझा ही नहीं होता, जिसमें बाद में जाके हम थोड़ा सा अगेन अपने पैसों को इंक्रीज करना, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम ही हमारा ऐसा बना हुआ है जिसमें हम पैसा प्रिंट करी जाते हैं। जैसे लेक भाई भी अपनी वीडियोस में, यूट्यूब पे कई वीडियोस हमने इस तरह से बनाई है कि पैसा प्रिंट हो रहा है, बैंक प्रिंट करते हैं और वो पैसा जो है अपने मार्केट में कहीं फेंकना है, ठीक है, और मार्केट में फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाना ही जाना है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको मार्केट में भी ऊपर जाना है। आपके बाकी जो रियल एस्टेट की मार्केट हो गई या बाकी भी मार्केट होगी वो उन्होंने परफॉर्म करना होता है। लेकिन ये स्टॉक्स जो होते हैं, कंपनीज होती है, ये आपकी स्पेसिफिकली अगर अच्छी कंपनी आपने पकड़ लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें आपके रिटर्न्स बहुत जबरदस्त आते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि सीएफए आपने किया हुआ है और आपने ये मेरा कोर्स भी दोबारा लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या लगा? मुझे ये पता है कि सीएफए के अंदर सारी चीजें फाइनेंस वाली कवर हो जाती हैं, बट क्या आपको डिफरेंस लगा जिसकी वजह से आपने पहले ऑप्ट किया कि यार ये मैं कोर्स भी लूंगा, और उसके बाद क्या फायदा हुआ आपको? सर इसमें ना बेसिकली इसमें मेरे फ़ादर जो है उन्होंने मुझे एनकरेज किया था सरमाया का जो टेक्निकल्स का कोर्स है फ़राज साहब का। पहले मैंने वो किया था क्योंकि मुझे सीएफए में ना टेक्निकल्स को इतना ज़्यादा वो हम नहीं करते ना, तो मैंने टेक्निकल सीखा उनसे और काफ़ी मतलब मेरे लिए नई चीज़ें थी। और जो मतलब होता है ना कि प्राइस एंट्री लेवल्स और एग्ज़िट लेवल्स वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा उसमें ना इस मार्केट में भी, पीएसएक्स में भी। उसके बाद फिर आपका कोर्स आ गया तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया था कि मैंने जब उसके कंटेंट्स देखे तो मुझे आइडिया था कि ये मोस्टली रिवीजन होगी या इसमें देख लेते हैं इसको क्या इसको मैंने इसी सेंस में किया था कि आप उसको किस तरह कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे इसमें बहुत पॉज़िटिव बात लगी थी कि जिस तरह उसको उसको स्ट्रक्चर किया आपने। स्ट्रक्चर से मुराद है कि जिस तरह आप टॉप डाउन टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलें, वो ये है कि आप देखें पहले इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमी को समझने के लिए म्यूचुअल फंड्स के उसमें आ रहे हैं। फिर आपने सेक्टर्स वाइज़ सेक्टर पिक किए हैं, फिर उसके बाद कंपनीज़ को किस तरह पिक किया, उनकी क्या कौन-कौन सी रेशोज़ देखी हैं। जिस तरह सीक्वेंस से वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स था ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। उसके बाद जो इंटरकनेक्टेडनेस थी रियल लाइफ के साथ, जैसे अब एक कॉमन सा मतलब एक थियरी है कि जी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है। आपने बल्कि वो असाइनमेंट्स में हमें करने को कहा था, मेरे कल असाइनमेंट नंबर 3 थी शायद, जिसमें वो बाकायदा सारे लोग चार्ट्स पे काम कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं खुद कि ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, पिछले 30 सालों में, 32 सालों में ऐसा हुआ है। तो वो एक बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक वही जिसकी मैं पहले बात कर रहा था ना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जब आप इन्वेस्टमेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो हम लंबे अरसे के लिए करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ऐसे नहीं है कि आपने कर दी या बेशक वो अच्छी कंपनी है तो जाना ऊपर ही है, ऐसा नहीं है। तो उसमें कहीं न कहीं करेक्शन लेनी है, कहीं न कहीं लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, कहीं न कहीं कोई ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाएँगे जिसकी वजह से थोड़ी-सी मार्केट जो है ना उस वक़्त थोड़ी-सी उसमें करेक्शन आएगी। तो आपने जब ये चीज़ें सीख लेते हैं, तो इन चीज़ों से घबराहट खत्म हो जाती है। जब आप कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ करते हैं और सारा कुछ इसमें सरमाया का सर एक और रोल भी है कि मेरी जो मैं आपको जैसे बताया कि फैमिली भी इसमें मतलब ये घर-घर में जैसे हम बात कर रहे होते हैं सरमाया की तो माशाल्लाह, तो उसमें उनको भी इन्वॉल्वमेंट हुई आप बुल्स एंड बियर्स के थ्रू भी, कि अब उनको भी इस चीज़ का पता लगा कि पाकिस्तान इंडिया के टाइम पे, अगर तो मैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ना होती, तो वो ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ पैसे लगाए हैं और डुबो दिए। तो अब उनको भी पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कोई इश्यू नहीं है, कंपनीज़ वहीं पे खड़ी हैं, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, वो बल्कि मुझे बता रहे थे। सही है, मेरे पेरेंट्स मुझे बता रहे थे, तो मतलब ये यहाँ तक लिटरेसी का लेवल आने लग गया है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। उसका सरमाया में का बहुत बड़ा रोल है। जबरदस्त हो गया। अच्छा तो बेसिकली अभी जो हारिस भाई बात कर रहे हैं वो एक लेक्चर 3 मेरा डिजाइन हुआ है कोर्स के अंदर, जिसपे मैंने इंटरेस्ट रेट और जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसके साथ एक कंपैरिजन किया है, और ये बेसिकली कहलाता है इकोनॉमी साइकिल, क्योंकि हमारी जो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो होती हैं वो आपके एक साइकिल के तहत चल रही होती हैं।
कुछ साइकिल आते हैं जहां पे पैसा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालते हैं और कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो आपको पीरियड्स पता होने चाहिए कि ये पीरियड्स वो होते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, वो साइकिल कैसे देखना होता है। ये वो वाला लेक्चर था, और ये मुझे पता है कि मेरे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं वो इस लेक्चर को पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें पता लग जाता है कि यार इस साल मार्केट नहीं परफॉर्म करेगी या अगले साल कितने साल वो परफॉर्म कर सकती है, क्या साइकिल होता है, किस तरीके से देखा जाता है। चले, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी का और कोर्स का भी स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं कि यार स्टॉक पिक्स क्या की है। सो आप पहले बता दो कि इस पूरे साल का जो आपका ओवरऑल परसेंटेज रिटर्न है, अमाउंट तो जिस तरह आपने मुझे बताई हुई थी वो माशाल्लाह इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो वो हर बंदी की प्राइवेट होती है। सो आप परसेंटेज वाइज बता दो कि वो कितना हुआ है, और फिर स्टॉक पिक्स की भी बात सर करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है जितने भी एफसीएम के हमारे बैचमेट्स भी हैं उन्होंने हम अल्लाह का शुक्र जो आपने रिसेंटली भी शेयर किया था मार्केट की 42% परफॉर्मेंस उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने ज़्यादा इवन 50% अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी करीब गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत बड़ा रोल है कि जो हमने सेक्टर्स पिक किए हैं बल्कि इनफैक्ट जो हमने मैंने स्टॉक्स की कुछ जो सिलेक्शन की हुई थी उसके बाद आपकी एक एपिसोड आई थी जो दिसंबर 24 से 25 दिसंबर को ट्यूसडे वाले दिन मेरा ख्याल है शाम के वक़्त। तो वो मैंने ऑफ़िस से आके देखी थी वो जिसमें आप टॉप 25 पिक्स दे रहे थे मुझे अभी तक वो याद है मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। तो हाँ जी, बेसिकली देखें आपकी ये थी टॉपिक्स मैं शायद इसमें से 1 या 2 मिस कर गया हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने ये आपकी टॉपिक्स थी। जो लोगों ने इन इस बेसिस पे डिसीजन लिए थे या अपनी वैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं मार्केट को किस तरह बीट किया आपने। इसमें मतलब इट्स अ नो ब्रेनर कि जो स्टॉक्स हैं जैसे फॉर इंस्टेंस एटलस होंडा इट्स अ मार्केट लीडर इट्स 80% उसका जो मार्केट शेयर है और उसने जिस तरह का परफॉर्मेंस दी है अब रिसेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ये समर्स के दौरान इसकी जो सेल्स अप्लायंसेस की इंक्रीज हुई है उसकी वजह से जहाँ-जहाँ उसके नंबर्स बिल्डअप हुए, उसकी परफ़ॉर्मेंस में भी बेहतरी आती गई। और भी जिस तरह अभी एयरलिंक रिसेंट काफ़ी देर साइडवेज़ रहा, अभी उसकी अच्छी न्यूज़ आई है और रिज़ल्ट्स भी उसके। तो मतलब सीमेंट सेक्टर मैंने सारे स्टॉक्स नहीं पिक किए हुए थे। मैंने इसमें से देखा कि 2-4 जो मतलब अगर आपने जैसे सीमेंट्स के 4 या 5 स्टॉक्स दिए हैं, उसमें से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए और फिर उसके बाद मैं एसएफईएल का भी क्लाइंट हूँ काफ़ी अर्से से। तो वो उसमें जो उनकी कॉल्स आती थी स्पेशली जब वो फंडामेंटली इन स्टॉक्स के साथ मैच कर जाती थी तो वो मैं डेफ़िनेटली मैंने वो सिलेक्शन की है। तो मतलब 70 टू 80% में फंडामेंटली जो शेयर्स मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती थी या इन इस बेस पे होती थी वो मैंने रखे और जो स्विंग कॉल्स के हवाले से जो मेरी सिलेक्शन होती थी जो एसएफईएल के हवाले से थे, वो 20 टू 30% अपने फंड्स एलोकेट किए हुए थे उस बेस और इवन ये कॉल्स भी मुझे थोड़ा-सा मैं फराज साहब की जो टेक्निकल्स की बेस पे मैंने कहीं न कहीं कभी एग्ज़िट ले लिया और कभी कभार री-एंट्री भी की हुई है, ठीक है? तो अब इसमें मैंने एक छोटी-सी जो मिस्टेक मैं दोबारा अगर ये क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा आपके पास आ जाता हूँ। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इसमें एक जो शायद 1-2 मिस्टेक्स शायद मैंने जो की हैं, वो अगर वो ना करता तो शायद बेहतर रिज़ल्ट्स आ जाते। इसमें ना कहीं न कहीं हमारा एक मैंने आपको बताया था ना एक रिस्क वर्स इन्वेस्टर हूँ। एफएफसी जैसे स्टॉक्स या एंग्रो जैसे जो आपके इफर्ट जैसे जो आपके डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, जो आपने बताया भी हुआ अपने कोर्स के दौरान। इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा। ठीक है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन क्योंकि इस वक़्त जो इकोनॉमी के हालात हैं, शायद उसकी इन्वेस्टमेंट्स उतना ज़्यादा एलोकेशन बनती ही नहीं थी उस पर। तो मैंने उसमें फिर उसको बेचा नहीं, मैंने कहा अच्छा चलो इसको रख लेते हैं। काफ़ी देर से होल्डिंग थी, तो वो मैंने मेंटेन किया हुआ है। ये शायद अगर मैं ना करता और बाय द बुक्स चलता, तो शायद बेहतर रिटर्न्स मैं बना लेता। सही है? तो ये 1-2 मिस्टेक्स की हैं, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग सेड दैट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल किया। बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर ऑडियंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हारिस भाई बता रहे हैं कि डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जब की तो उसके रिटर्न्स थोड़े से निस्बतन कम थे एज कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, डिफेंसिव वर्सेस सिक्लिकल्स, ये भी मैं कोर्स में बताता हूँ कि ये सारे दो किस्म के सेक्टर्स होते हैं। एक वो होते हैं जब आपकी इंटरेस्ट रेट शरह सूद जब आपके नीचे जा रही होती है तो बिजनेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस ज्यादातर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कुछ सालों से नहीं उसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त चल रही होती या उनके बिजनेसेस इतने ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं एकदम से ग्रोथ आती है इसमें। तो ये जो सेक्टर्स जो ज्यादातर मेरी टॉप 25 पिक्स भी हैं जिसमें आप देख रहे हो, टेक्सटाइल भी है उसमें, आपके सीमेंट्स भी हैं, स्टील के भी 1-2 शेयर्स हैं, फिर इसके अलावा मैंने कुछ डिफेंसिव भी इसमें डाले गए, लेकिन मेजोरिटी ऐसे हैं जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर जो है पीएसएक्स वाला है। और ये भी मैंने इसलिए सजेस्ट किया हुआ था कि अगर आप देखें स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाती है
तो ये कंपनी ऐसी है जिसके पास मोनोपोली है, क्योंकि जब भी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी फीसेस वगैरह आएंगी, तो सारा क्या हो रहा है, स्टॉक्स के अंदर आ रहा है। तो सिंपल सिंपल लॉजिक है। अगेन हारिस भाई जिस तरह कह रहे हैं कि एटलस होंडा की एग्जांपल दी, एटलस होंडा 80% मार्केट शेयर बाइक्स का है, ठीक है। बाइक्स वैसी बात है, जब आपकी बाइकें ज्यादा बिकेंगी तो उसके उसकी कंपनी ग्रो करेगी ना। इसी तरीके से केटीएमएल, अब ये मैंने रिसेंटली भी 2-3 हफ्ते, एक हफ्ता पहले भी मेरे पोस्ट आ रही थी, 350% का शेयर ऊपर जा चुका है, 3.5 गुना, ठीक है, एक साल के अंदर, विच इज स्पेक्टेकुलर, ठीक है। तो अब ये मुझे कंपनीज कैसे पता है, या एनालिसिस मैंने कैसे किया, या हारिस भाई ने कैसे किया, या मेरे स्टूडेंट्स खुद भी अब खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने टॉप 25 पिक्स की तो वो सब उसी के बेस पे चल गए। ये अगेन मॉडल मैं कोर्स के अंदर सिखा रहा होता है, ये सब लोग जो है उसी के मुताबिक कंपनीज पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सबके पास हमारी तकरीबन तकरीबन सेम कंपनीज आ रही होती है, आप कह लें 80-90%। सो ये रिजल्ट्स जो है उसी के बेस पे आ रहे होते हैं। तो ऐसे ही है ना हरीश भाई, या आपने जो मार्केट रिसेंटली मुझे बता रहे थे 55 to 60 के मेरे पास, आपका मेरे ख्याल से रिटर्न आपने मुझे जो दिखाया था वो इतना है, एज कम्पेयर टू मार्केट 40-42%। सो ये मार्केट को बीट करना, दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। सो इसमें कोई चीज आपको लग रहा है कि कंक्लूड करनी है, या आप ऐड करना चाहते हो तो प्लीज। सर, मैं फिर बताऊँगा, इट्स एन ऑनर आपके साथ बात कर रहा हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखा है इवन ड्यूरिंग द कोर्स। जितनी लर्निंग मुझे फराज साहब से तो बहुत ही फ्रेश एक्सपीरियंस था ना टेक्निकल से, उनसे माशाल्लाह वो मेरे उस्ताद हैं। और अब मेरे समझ लें अब बॉस भी हैं, क्योंकि मैंने अभी जॉइन करना है एसएफईएल। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मतलब उनके लाहौर ऑफिस में एज एन इक्विटी मैनेजर, और उनकी जो फंडामेंटल रिसर्च टीम का भी पार्ट है। तो ये भी एक ऑनर है मेरे लिए कि पहले इनका एक स्टूडेंट था, अब उनका उनके साथ उनकी टीम मेंबर में भी हूँ। और आपके साथ भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत कुछ सीखा। जो आपके अभी सरमाया मीटअप का जो इवेंट था, उसमें आपने जो एक बात की थी, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। वो मुझे बड़ा जो है आपने जैसा अपनी फैमिली मेंबर्स से भी करवाया, उसमें भी मेरी फैमिली मेंबर्स भी जिनको जो जिस तरह उन्होंने इसमें मेरी एक सिस्टर हैं, वो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे अम्मी-अब्बू हैं, मेरी वाइफ़ है, मेरे बच्चे। उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनकी शामिल है। अदरवाइज़ इंसान जो बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे इस मार्केट में। क्योंकि आपको जो शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था, वो इस जब फैमिली का सपोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो जो ये रूमर्स हैं और जो इस तरह करके वो बंदा फिर माइंड अपना रिलैक्स होके एक अच्छा एनालिसिस भी उसका सारा मामलात होते हैं। तो ये भी आपसे सीखा सर। थैंक यू सो मच। इट्स बीन एन ऑनर। और इंशाल्लाह आगे भी गोइंग फॉरवर्ड जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनको मैं ये कहूँगा कि ज़रूर इन्वेस्ट करें और इस कोर्स का पार्ट बनें। सीख के इन्वेस्ट करें। ये नहीं है जो ब्रोकरेज हाउसेज़ की एक रैंडम कॉल्स पे ना जाएँ। सीख के इन्वेस्ट करें। और सरमाया के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। जैसे गोइंग फॉरवर्ड अगर चले आप आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जैसे इकोनॉमी परफ़ॉर्म कर रही है, उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ जा रहे हैं। तो ये सेक्टर्स हैं जो लामहल्ला परफ़ॉर्म करेंगे, सीमेंट्स करेंगे, स्टील सेक्टर करेगा, ऑटो सेक्टर करेंगे। कोई न्यूज़ आ जाती है, अब उस न्यूज़ से किस सेक्टर को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, तो उसमें उसमें अच्छा स्टॉक कौन-सा, सही है? और रेशियोज़ पे अब अगर अब जो आपका इन्वेस्टोजीनी मॉडल है, उसपे रेशियोज़ की बात होती है। अब रेशियोज़ का एक एक कह लेंगे बड़ा एक तनकीद होती है कि ये एक हिस्टोरिकल डाटा पे होता है। मैं ये कहूँगा कि हिस्टोरिकल डाटा के पीछे भी तो अंडरलाइंग एक रीज़न होती है, अंडरलाइंग एक वर्किंग होती है, कंपनी की सारी वो चीज़ें मौजूद होती हैं, उससे ही तो वो डाटा बनता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो एक इसके एक कोर्स के हवाले से इसके बाद जो हमारा एक जो फेलो स्टूडेंट्स के साथ मेरी जो इंटरैक्शन रही, कुछ चीज़ें अदरवाइज़ अगर मेरे लिए रिवीजन भी थी, तो वो एक जो उनके साथ इंटरैक्शन से वो जो पूछते थे, अच्छा लगा उनसे बात करके। जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, वो बड़ा इंटरैक्शन होती थी और आज तक हमारे ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसमें हम हर वीक डिस्कस करते हैं। उसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग हैं, जिन्होंने आपके इन्वेस्टोजीनी मॉडल को रेप्लिकेट करने की भी हम कोशिश करते हैं, डाटा मैनुअली उठा के उसको गूगल शीट्स पे करें और अपना स्कोर्स डिफाइन करें। तो वो हम हर वीकली उसको एनालिसिस करते हैं। और मेरा एक छोटा सा 6-7 लोगों का ग्रुप भी है जो इसी 10 बैच 10 ए से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मोस्टली इसमें से आईटी बैकग्राउंड के हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और सरमाया का ओवरऑल जो है हमारा एनवायरनमेंट, वो बड़ा एक तरह का मतलब लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है और उसमें सरमाया फाइनेंशियल्स का, आपका, फराज साहब का बहुत बड़ा रोल है।
बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच आरएस भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे कंक्लूड ये कर देता हूँ। मुझे जो सबसे मजेदार अभी डिस्कशन में भी लगा, एक तो जो फैमिली सपोर्ट है वो तो बहुत जबरदस्त, एक आप कह लें कि वो एक बहुत ही सपोर्टिव एक चीज बन जाती है कि यार मैंने अब जुस्तजू करके ना ये काम करना है, जो आपके सारे फैमिली के मेंबर्स भी खुद भी कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, फिर उसको शेयर कर रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट एक चेंज हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपने अभी किलर एक कॉम्बिनेशन बताया, जो बेसिकली बुल्स एंड बियर्स को भी आप जैसे फॉलो करते हो, और टेक्निकल जैसे फराज बता रहा होता है, मेरी जो टॉप पिक्स होती है, अगर वो दोनों ही मर्ज कर रही हैं, दोनों साथ मिल रही है, तो उसके कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स वाइज भी बहुत बेहतरीन आते हैं। सो ये एक पिलर कॉम्बिनेशन मैं बहुत ज्यादा भी बताता रहा हूँ, फराज भी बताते हैं, इवन लेग भी बताते हैं कि यार टेक्निकल के साथ आप जब फंडामेंटल्स को कंबाइन करते हैं, बड़ा जबरदस्त किलर कॉम्बिनेशन रहता है। और बुल्स एंड बियर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों को इसमें इंस्पायर भी कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को हम पुश भी कर रहे हैं। जैसे आपने ऑलरेडी बताया, सनमाया एक बिल्डअप बना रहे हैं। सनमाया इज नॉट जस्ट अ स्टार्टअप, इट्स अ मूवमेंट, जो मुझे लगता है कि हम एक बहुत ज्यादा चेंज ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यही हमारा इनिशिएटिव था। हमने उन लोगों के लिए भी जो लोग जो कोर्स नहीं ले पाते, तो उनके लिए सरमाया का जो यूट्यूब चैनल है वो फ्री रखा हुआ है, उस पर भी जो एक्सेस आप लोगों को मिल रहा है वो बेहतरीन है। फिर उसके बाद सरमाया की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को डाटा मिल सकता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, आप चाहते हो कि ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से समझ के अच्छी कंपनीज कैसे पिक की जाती हैं, किस टाइम पे पिक करनी है, कौन से टाइम पीरियड को देखना है, वो सारी चीजों को हमने फिर कोर्सेज में रखा है। ठीक है, सो एनीवन हु वांट्स टू जॉइन फॉर द कोर्स, तो रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, तो आप लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, एक और गेस्ट के साथ, एक और स्टूडेंट्स के बारे में इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरी तरफ से, हारिस भाई की तरफ से, एंड दी सरमाया टीम की तरफ से, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। जहां हर फैसला बने सरमाया।